बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल सर खैर है। आपका नाम? मेरा नाम खतीबुर रहमान है सर। अच्छा, खतीबुर रहमान साहब, ये जो फ़िश का सेटअप है जी जी, ये कितनी जगह पर मुहित है? ये तकरीबन 6 एकड़ पे है। अच्छा, 6 एकड़ पे है। जी जी, तो सर कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड में आए हुए, ये काम करते हुए? तकरीबन 10-12 साल हो गया है। अच्छा, तो 10-12 साल में आपने क्या खोया, क्या पिया, ये पाया, ये काम कितनी देर से किया है ये वाला? ये इस साल जो फ्लाक डाला हुआ है इसको तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। अच्छा, तो कौन सी ब्रीड यूज़ की आपने इसमें? हमने तकरीबन 5 नस्लें यूज़ की हैं इसमें। जी जी। रोहू, मोरी, ग्रास, थैला, बिग हेड और सिल्वर, और साथ ना स्नेक हेड हमने एक नई स्पीशीज डाली हुई है। जी, जी, तो ये इसमें कौन सी जो है वो ब्रीड आप समझते हैं कि ज़्यादा कंफर्टेबल है इलाकाई लिहाज से? जो रोहू है ना उसकी मार्केट ज़्यादा बेहतर है, जी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह इधर पल भी ठीक जाती है। ठीक है। और इसके अलावा मुराखी वो भी ठीक है, थैला भी ठीक है, सारी ठीक है। लेकिन कुछ जो है ना, जो सिल्वर है या बिग हेड है, इनकी मार्केट थोड़ी सी कम है, लेकिन इनका वज़न जो है ना वो ज़्यादा गेन कर लेती है। ठीक है। हमें वो उसका जो है ना थोड़ा सा ये एक एज मिल जाता है कि वो ज़्यादा वेट हासिल कर लेती है और उसकी इनकम ज़्यादा आ जाती है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि जगह की तैयारी के हवाले से कुछ शेयरिंग कीजिएगा कि किस तरह, किस किस्म की ज़मीन जो है वो कंफर्टेबल है ये फ़िश की फार्मिंग के लिए? फार्मिंग के लिए जो सबसे बेस्ट ज़मीन होती है ना वो करलाठी ज़मीन होती है, जी जहाँ पे या जो सीमज़दा इलाके हों, नहरों के करीब, जहाँ पे वाटर लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर हो। जी। ठीक है, और ऐसी ज़मीन जो है ना इसके लिए बहुत ही मौजूद होती है। और इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ज़मीन ना कारामद बन जाती है। ठीक है। ज़मीन अगर 2-3 साल तक अगर आप इसमें फार्मिंग करें और उसके बाद जो है ना कोई फसल लगाएं तो वो फसल जो है ना बहुत अच्छी होती है। क्या इससे जो इसकी करलाहटपन है, ये कलर और थोर वगैरह ये ख़त्म हो जाती ये है? ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जो ज़मीन का पीएच लेवल है ना जी। तो वो बहुत ही लो हो जाता है। तकरीबन ना जो है ना 5 अगर 8 तक भी हो ना, 7.5 से अबव हो तो वो कम हो जाता है। तकरीबन जो है ना 6 पॉइंट या 5 पॉइंट कुछ तक पहुंच जाता है 1-2 साल में ही। अच्छा, ये बताइएगा कि इसकी जो खुदाई है वो मैक्सिमम कितनी करनी पड़ती है, तो जिस वजह से फिर ये लेवल पे आ जाती है ये कलर और थोर वगैरह? अच्छा, इसकी खुदाई का तल्लक जो है ना कलर से नहीं होता, खुदाई का तल्लक होता है कि आप ना इसमें पानी कितना खड़ा करना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है, इसके जो बार वाले बंद हैं वो इतने मजबूत होने चाहिए कि कम से कम जो है ना इसमें 6-7 इंच ये जो फुट जो है ना 6-7 फुट पानी इसमें खड़ा होना चाहिए फॉर्म में। इस लिहाज से आप ना ज़्यादा बन मजबूत बनाने चाहिए तो वो अच्छा होता है। हाँ, अगर 1-2 और चीज़ें हैं कि अगर जो है ना अंडरग्राउंड जो फार्म होते हैं ना, अंडरग्राउंड जो फार्म होते हैं जी वो ज़्यादा जो है ना उनमें ज़्यादा बंद नहीं बनवाने पड़ते। और जो ऊपर फार्मिंग होती है ना बिल्कुल सरफेस के ऊपर, वो आपको बंद मजबूत बनाने पड़ते हैं। यानी कि अगर ज़मीन पहले ही गहरी हो ना जी तो उसके बन कमज़ोर भी हो ना जी। तो वो भी चल जाते हैं। अगर ज़मीन आम सतह के बराबर है तो वो बन आपको मजबूत बनाने पड़ेंगे, और उनकी हाइट कम अज़ कम जो है ना तकरीबन 10 फुट तक होती है, तब उसमें जो है ना आप 6-7 फुट पानी खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, सीजनल एनवायरनमेंट के हिसाब से ये बताइएगा कि टाइम बाय टाइम एक आपने फर्स्ट कुछ दिनों की जो ब्रीड है वो इसमें इंस्टॉल की, उसके कुछ अरसे बाद ये पानी के लेवल का उतार चढ़ाव भी इसमें करना पड़ता है? जी, पानी का इसके उतार चढ़ाव ऐसे होता है कि जब आप पहले फार्म नया बनाते हैं या पहली फसल हार्वेस्ट की है और उसके बाद जो है ना आपको दोबारा ट्रीटमेंट करनी है, फार्म को खुश्क करना पड़ता है। खुश्क करने के बाद ना उसमें चूना वगैरह डालना पड़ता है, गोबर डालना पड़ता है, और गोबर के बाद जो है ना उसके अंदर पानी 1 फुट तक खड़ा रखना चाहिए, कम से कम 10 दिन तक। अच्छा, 10 दिन तक? हाँ, और उसके बाद जो है ना जो 10 दिन खड़ा करने के बाद फिर आस्ता आस्ता पानी बढ़ाना चाहिए। और फिर जब गर्मी शुरू होती है तब मच्छी मूवमेंट करती है, तब उसके लिए जो है ना पानी डेली इसमें डालना भी चाहिए, और साथ एरिएटर सिस्टम भी होना चाहिए जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी जो है ना वो दूर होती रहे
और पानी के अंदर जो अमोनिया वगैरह या दूसरी चीज़ें ना वो आस्ता आस्ता खुद ब खुद ही ख़त्म होना चाहिए, वो पानी की सर्कुलेशन से रिलेट करता है। अच्छा, स्टार ब्रीड आपने ये यूज़ की है हाल ही में, इसमें क्या आपने क्या खोया, क्या पाया, कितना आपको इससे तजर्बा हासिल हुआ, कौन कौन सी प्रॉब्लम आई वो भी शेयर कर दीजिएगा, और लास्ट में ये बताइएगा कि कितने अरसे बाद ये प्रोडक्ट जो है वो सेल के काबिल हुई है। अच्छा, ये जो हमने ना तकरीबन 5 नस्लें डाली हुई थी, जी ठीक है, वो जो ना मैंने बताया कि मई 2018 में हमने डाली थी, ठीक है। और अब उसको जो ना अक्टूबर 2019 में उसको हार्वेस्ट की, अक्टूबर या नवंबर में, तकरीबन 2 माह लग गए। तो हमने ये इसमें खोया क्या, पाया क्या, इसका अंदाज़ा ये है कि तकरीबन हमने ना 140 मान के करीब जो है ना मछली बेची है यहाँ से, 140 मान के करीब। जी। और अभी मछली मौजूद है फार्म में। वो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त बारिशें ज़्यादा हुई थी, पानी हम निकाल नहीं सके, इस वजह से ना टोटल मछली पकड़ी नहीं गई। कुछ है भी है, अभी तकरीबन मेरे अंदाजे से 30-40 मन मछली होगी, या कम से कम 20 मन होगी। ये 140 मान के 6 एकड़ की पैदावार। हाँ, 6 एकड़ की पैदावार है। ये एक ही ब्रीड है या डिफरेंट ब्रीड? नहीं, ये 4-5 नस्लें हैं, 5 नस्लें हैं। अच्छा। इसमें रोहू, मोरी जी। और ग्रास है, सिल्वर है और थैला है। अच्छा, इसमें ये कितनी मिकदार में इंस्टॉल किया था इसको, ये 6 एकड़ में मुख्तलिफ ब्रीड्स को? तकरीबन हमने 1200 के करीब रखी हुई थी एक नस्ल पर ब्रीड। हाँ, 1200 के करीब। लेकिन कुछ पहले तो हमने 1200 रखी थी, फिर बाद में कुछ एक्स्ट्रा बच्चा डाल दिया था, ठीक है। और तकरीबन जो है ना ये बन गई थी 2000 के करीब बन गई थी। अच्छा। हाँ। अच्छा, सेल के हवाले से ये बताइएगा कि लेबर के जो अखराजात हैं वो आपको खुद बर्दाश्त करने पड़े थे, किस तरीके से आपने सेल की थी? सेल का तरीकाकार हमारा जो ना वो लोकली है, हम लोग मार्केट में या मंडी में नहीं लेके गए। हमारी ना ये थोड़ी सी मछली ऑर्गेनिक मछली थी, हमने फीड नहीं डाली थी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और जो हमारे पास जो लोकल सेलमैन थे ना, रेडियो वाले या जो हाकर किस्म के होते हैं, वो ही आगे थे, 10-12 लोग थे, वो इकट्ठे होके वो खुद ही शिकार कर लेते थे, पकड़ लेते थे, और ख़ुद ही जो ना वो ले जाते थे। जितनी भी पकड़ लेते थे, 10 मन पकड़े, वो 10 मन जो ना ले जाते थे। अच्छा, ये तो डोमेस्टिक लेवल की सेल होगी इसकी। हाँ, अगर आपने इसको दूसरे शहरों तक या इसको एक्सपोर्ट करना हो फिर? अरे, एक्सपोर्ट क्वालिटी तो इनमें रोहू है एक, बाकी तो नहीं थी, तो उसके लिए इसको प्रोसेस करना पड़ता है। वो हमारे पास सेटअप नहीं है इधर कोई भी, तो एक्सपोर्ट तो नहीं होती इधर। और राह जो लोकल मंडियां जैसे रावलपिंडी, लाहौर या दूसरी हैं, वो ऐसे है कि हमें ना वहाँ मंडी से ज़्यादा रेट इधर ही मिल गया था। ठीक है। पर मन क्या मतलब आपको पड़ा ये इसकी रेट हमें तकरीबन 10,000 जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 मिला है जो वो सीज़न में। तो किस माह में आपने ये स्टार्ट किया था इसको सेल? इसको तकरीबन नवंबर में किया था जी, फिर दिसंबर में किया था, और जनवरी में। अच्छा, इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो ब्रीड वाइज किस किस्म की फ़िश ने जो वो ज़्यादा ग्रोथ की थी? मतलब वो टाइम पीरियड बताएगा, कितनी देर बाद कितना वज़न कर गई? हमारे यहाँ जो रोहू थी ना, वो रोहू जो ना बगैर फीड के जी तकरीबन 1.5 किलो तक वज़न किया था उसने जी। ठीक है, और ये वज़न उसने तकरीबन 9 माह के अंदर गेन किया था। अच्छा खतीब साहब, एक और क्वेश्चन जो है वो आ रहा है मेरे जहन में कि आप ये बताइएगा कि ये ब्रीड जो बगैर फीड के, ये क्या तरीकाकार होता है इसको पर, मतलब अच्छा, कुछ ना कुछ तो उसने खाना होता है। इसके ऊपर ये है कि असल में ना ये पानी के अंदर एक ना क्लोरोफल होती है जी, सब्ज़ा सा होता है, जिसको ये बड़े शौक से खाती है। हमने ना कुछ लोकली जो है ना ऑर्गेनिक जो है केमिकल बनाए हुए थे, खाद बनाई हुई थी जी। और उसकी वजह से जो है ना ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ की इसने, रोहू ने, ख़ासकर रोहू ने बड़ी की। अच्छा। और उसमें हम मुख्तलिफ जो ना चीज़ें यूज़ करते थे, उनको कुछ दिन स्टोर करते थे और उसके बाद जो ना फार्म में डाल देते थे। ये ऑर्गेनिक्स कौन कौन सी आइटम्स यूज़ करते थे? उसमें हम करते थे डीकम्पोजिंग यूज़ करते थे, गुड़ यूज़ करते थे, खल बनौला यूज़ करते थे, और कुछ थोड़ी सी खाद, गोबर और जानवरों का पेशाब, ये चीज़ें हम यूज़ करके इसको, जानवरों को गोबर इसको हम एक ड्रम में डाल देते थे। वो ड्रम अभी तो इधर नहीं है, लेकिन अभी इधर लेके आने हैं। ठीक है। अभी वो उनको साफ़ करने के लिए कोई टूट गए थे, घर ले गए थे, तो अभी उनको लेके आना है।
तो वो ना उनको उधर तकरीबन हम ना 72 घंटे जो है ना उनको ड्रम के ऊपर कवर कर देते जी। ये सारी चीज़ें डाल के। तो उसके बाद जनाब ना उसके बाद हम ना उसको 72 घंटे उधर रहने देते, फिर उनको फार्म में शिफ्ट कर देते, वो ड्रम या टंकी जो भी रखी होती है ना। अच्छा, उसको ये बगैर फीड के फिर ये महाना या समाही कितना खर्चा आता होगा इसका? ये तो organics वो तो जो है। बिल्कुल उसमें जो है ना खर्चा नहीं है। ठीक है। खर्चा तो बिल्कुल उसमें बहुत कम था, तकरीबन जो है ना एक माह में हमारा 3 या 4 हज़ार खर्चा आता था। अच्छा, क्या समझते हैं ये जो 140 मन की प्रोडक्शन आपको यहाँ से अवेल हुई है, इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है? ये टारगेटेड प्रॉफिट है या कि नहीं, ये टारगेट प्रॉफिट नहीं है, ये बहुत कम है हमारे अंदाजे के मुताबिक, हमारे टारगेट के मुताबिक। लेकिन हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारा पहला साल था, इसलिए ना ये हमारा ना इस दफ़ा पहला साल था, यानी कि इससे पहले हमने फार्मिंग की है, लेकिन ना वो अपने इलाके में नहीं की, ठीक है, आउट ऑफ सिटी की थी। अपने इलाके में ये अपने फार्मों में ये पहला साल था, जी। तो इस वजह से ना जो है हमें अपना टारगेट नहीं मिला। लेकिन कोशिश करेंगे हम इसको बढ़ा के, हमारे अंदाजे के मुताबिक जो ना हम 60-65 मन तक जो है ना पर एकड़ रवायती जो मछली है ना, रोहू मोरी ग्रास, उससे इनकम हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, कितनी, मैंने स्टार्ट में भी पहले भी क्वेश्चन किया है कि कितनी देर बाद ये फ्लॉग जो है वो निकाला है और कितना वजन किया है फिश ने? मैंने बताया कि 9 माह बाद निकाला है इसको। अच्छा, रोहू का पर कितना आया था पर पीस के? पर पीस का जो ना 1.5 से 2 किलो तक था। अच्छा, मोस्टली कुछ लोग फ़िश फार्मिंग का तजुर्बा करते हैं, मोर्टेलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने में आती हैं, तो इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाता है? कुछ सेंटर में आके मोर्टेलिटीज़ हो जाती हैं या स्टार्ट में? अच्छा, मोर्टालिटी दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होते हैं, जब एक बच्चा शिफ्ट किया जाता है तब, और दूसरा जब ना गर्मियाँ बहुत ज़्यादा, यानी कि अगस्त में या जब सावन भादों होता है, 2 मौसम, वहाँ पे ना उस वक्त मौसम बहुत ज़्यादा हॉट होता है, हब्बस वगैरह होती है, उस वजह से। अच्छा, उसके कंट्रोल करने के 2 बेहतरीन तरीके हैं। इस वक्त मार्केट में ना एक एग्जी जो ना एक्वा के नाम से एक केमिकल है, वो लिक्विड जो है ना मिल जाता है, उसका स्प्रे करने से या उसका छिड़ाव करने से ना फौरी तौर पे जो है कंट्रोल हो जाती है, फौरी तौर पे। हमने इस पे एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन वो करती क्या है इसमें? उसमें ऑक्सीजन ही होती है जी। और वो जो ना ऑक्सीजन को फौरी पानी में हल करके और पानी का जो ऑक्सीजन लेवल है उसको कंट्रोल ले आती है। ठीक है। और ये अच्छा, प्रॉब्लम मोस्टली किस मौसम सीजन में आती है? अच्छा, ये तकरीबन ना बारिशों के दिनों में ज़्यादा आती है। अच्छा। जब हब्बस होती है ठीक तब ज़्यादा आती है। और इसके अलावा दूसरा जो तरीकाकार है वो होता है, वो एरिएशन का सिस्टम होता है। एरिएशन जो पंखे वगैरह लगे होते हैं, अभी तो हमने उतार दिए हैं, इस दफ़ा तो नए ला के ना फिर दोबारा लगाने हैं। वो या फुहारे होते हैं जी। या फिर जो पानी आप उसमें डाल रहे हैं उसको ही ज़्यादा ना फाउंटेन करके फुहारों की शक्ल में दूर तक जो है ना उनको फैलाएं, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है जो ना मछली के अटैक को रोकने के या ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए या अमोनिया को रोकने के लिए। अमोनिया को रोकने के लिए कुछ लोग और भी केमिकल यूज़ करते हैं, तो हमने उन पे तजर्बा तो नहीं किया, हमने तो सिर्फ सिंपल ही किया है जो। लेकिन इस दफ़ा कोशिश करेंगे कि हम ना जो केमिकली चीज़ें हैं इनको साहब ये बताइएगा कि एक फ़िश के फार्मर को फ़िश की जो मेन प्रॉब्लम है इसकी मोर्टेलिटी, उसको रोकने के लिए टेक्निकली वो किन चीज़ों का ख्याल रखे? ट्रीटमेंट तो बाद में आता है, लेकिन स्टार्ट में वो किन चीज़ों का उसको ख्याल रखना पड़ेगा? अच्छा, स्टार्ट में तो जो है ना, जो जब बच्चा शिफ्ट करना चाहिए ना फार्म में, तो कोशिश करना चाहिए कि बच्चे को थोड़ी देर ना वो हैचरी में उधर ही जो है ना थोड़ा सा स्टे होना चाहिए, उसका जो है ना पेड़ वगैरह साफ़ करवाना चाहिए, और उसके बाद जो ना उसको अच्छे तरीके से पैक करना चाहिए, ऑक्सीजन ठीक होनी चाहिए और डबल शापर करना चाहिए, और उसके बाद जो है ना वो तकरीबन उसकी लाइफ 10-12 घंटे जो है ना बढ़ जाती है। और फार्म में जो है ना शिफ्ट जितनी जल्दी हो सके, ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना बेहतर होना चाहिए, फार्म में आ जाए। फार्म में आने के बाद जो ना बच्चा डालने में थोड़ी सी तकनीकें यूज़ होती हैं कि जो फार्म का टेम्परेचर लेवल है उसको मेंटेन, उसको ना थोड़ा सा जो शापर आपने खोला है मछली के बच्चे वाला, उसमें थोड़ा सा जो ना इंटर कर लेना चाहिए और उसको खुला छोड़ देना चाहिए, ताकि मछली खुद ब खुद ही अपनी मर्ज़ी से पानी में जाए। ठीक है, ये इस तरीके से जो स्टार्टिंग मोर्टेलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। बाद में जो मौसम की वजह से मोर्टेलिटी होती है ना, उसको रोकने के लिए
जो ना 2-4 चीज़ें हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक एग्री एक्वा नाम की एक केमिकल है, उसको डाला जाता है। और उसके अलावा जो है ना आप इरिगेशन सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इन दोनों चीज़ों से जो है ना आप मोर्टालिटी को तकरीबन 10% तक ले आ, बल्कि इससे भी कम जो है ना कर सकते हैं, मोर्टालिटी लेके आ सकते हैं। अच्छा सर, ये तो हो गया केमिकल्स का, और कोई टेक्निकल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनके ज़रिए इस चीज़ को, ये अमोनिया, ये ऑक्सीजन वगैरह को कंट्रोल किया जा सके? जो ऑक्सीजन को जो है ना ज़्यादा हल करने के लिए ताज़ा पानी की ज़रूरत है। आप पानी जितना ज़्यादा डालेंगे गर्मियों में डेली उतना ही अच्छा है, और शाम के वक्त भी थोड़ा थोड़ा डालते रहें, और सुबह के वक्त ख़ास तौर पे। और पानी को जब डालें तो कोशिश करें कि फुहारे की शक्ल में इंटर हो, ज़्यादा से ज़्यादा जगह को घेरे। और इसके अलावा एक फार्म का साइज़ भी बड़ा होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है कि फार्म का साइज़ जो है ना तकरीबन 2 एकड़ का होगा ना, उसमें मोर्टालिटी कम होगी 1 एकड़ के बजाय। अगर 3 एकड़ का होगा तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2-2.5-3 एकड़ तक फार्म जो होना चाहिए, उनमें मोर्टालिटी कम होती है। फार्म का जो साइज़ है ना, ये भी मोर्टालिटी से बहुत ज़्यादा जो है ना रिलेट करता है।